आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। हम समझेंगे कि कैसे एक महज इत्तेफाक ने मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश कर दिया। एक ऐसा तूफान जिसने इस जेंटलमैन गेम को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 2000 की शुरुआत की बात है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल रूटीन फोन लाइंस की मॉनिटरिंग कर रही थी। दरअसल पुलिस दुबई के उन माफिया मेंबर्स को ट्रेस करना चाह रही थी जो अपोलो टायर्स को अपना निशाना बना रहे थे। पुलिस की रडार पर खास तौर से टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार का फोन था, क्योंकि उन्हें अंडरवर्ल्ड से लगातार धमकियां मिल रही थीं। लेकिन इस रूटीन टैपिंग में पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जो बिल्कुल ही अलग और बेहद चौंकाने वाला था। द एक्सीडेंटल वायर टैप। तो चलिए देखते हैं कि अचानक से ये राज खुला कैसे। मार्च 2000 में इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने लंदन के एक शॉप ओनर संजीव चावला और राजेश कालरा के फोन टैप करने की परमिशन मांगी, और यहीं से एक ऐसा राज सामने आया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। इन फोन कॉल्स को सुनते हुए पुलिस के सच में होश उड़ गए। कॉल्स पर संजीव चावला और उस वक्त के साउथ अफ्रीकी कैप्टन हैंसी क्रोनिये बात कर रहे थे, और वो भी मैच होने से कई दिन पहले ही बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शंस कर रहे थे। जैसे 14 मार्च को चावला कहता है कि हर्षल गिब्स फरीदाबाद में 20 से कम रन बनाएंगे, और एकदम ऐसा ही हुआ। गिब्स 19 रन पर आउट हो गए। फिर 15 मार्च को चावला इंडिया से लंदन भाग जाता है, और 18 मार्च को क्रोनिये बताता है कि नागपुर में डेरेक क्रूक्स बोलिंग ओपन करेंगे। मतलब सब कुछ पहले से ही तय था। द कैप्टन्स कन्फेशन। दिल्ली पुलिस ने सीरीज खत्म होने का वेट किया ताकि कोई डिप्लोमेटिक इशू ना खड़ा हो जाए। लेकिन जब 7 अप्रैल को पुलिस ने आखिरकार इन आरोपों को पब्लिक किया, तो जिन पर आरोप लगे थे उनका रिएक्शन देखने लायक था। बेहद उग्र और एकदम एकजुट। शुरुआती दौर में साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड और खुद हैंसी क्रोनिये ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि हमारे खिलाड़ी 100% निर्दोष हैं। क्रोनिये ने खुद सामने आकर जोर देकर कहा कि ये इल्जाम पूरी तरह बेबुनियाद हैं और उन्होंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। लेकिन ये नैरेटिव जून में किंग कमीशन के सामने पूरी तरह से पलट गया। क्रोनिये ने कमीशन के सामने अचानक अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, आई डू लाइक मनी, आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम इट। उन्होंने माना कि 1996 से सटोरियों से उन्होंने $1 लाख से भी ज्यादा की रकम ली है। एक सख्त इनकार से लेकर सीधे जुर्म कबूलने तक का ये यूटर्न वाकई हैरान करने वाला था। और अपने इस कन्फेशन में क्रोनिये ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने इंडियन क्रिकेट की भी जड़ें हिला दी। उन्होंने दावा किया कि मैच फिक्सिंग की इस दुनिया में उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद अजहरुद्दीन और MK नाम के एक दिल्ली के बुकी ने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी 1996 के कानपुर टेस्ट के दौरान। तत्कालीन भारतीय कप्तान का नाम इस तरह से सामने आना ये पूरे क्रिकेट वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। अनमास्किंग द मास्टरमाइंड। तो आखिर ये मास्टरमाइंड MK था कौन, और दिल्ली के एक लोकल सट्टेबाज ने इतना बड़ा इंटरनेशनल सिंडिकेट कैसे खड़ा कर लिया? चलिए इसे समझते हैं। मुकेश गुप्ता, जिसे MK कहा जाता था, उसका काम करने का तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। उसकी एक पूरी ग्रूमिंग प्लेबुक थी। सट्टोरियों के सलाह पर वो 1988 में दिल्ली के लोकल क्लब्स में जाता है और यंग टैलेंटेड खिलाड़ियों को टारगेट करता है, जैसे अजय शर्मा। वो ऐसे खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करता, छोटे मोटे कैश गिफ्ट्स देता, और फिर जब ये खिलाड़ी इंडियन टीम में पहुंच जाते तो MK इन एहसानों के बदले इंटरनेशनल स्टार्स तक अपनी पहुंच मांगता था। और उसकी ये स्ट्रैटेजी 1995 में जैकपॉट हिट कर गई। अजय शर्मा ने MK की मुलाकात ताज पैलेस होटल में मोहम्मद अजहरुद्दीन से करवा दी, और इस मुलाकात का नतीजा, इंडियन कैप्टन को एडवांस पेमेंट के तौर पर पूरे 50 लाख रुपए की एक भारी भरकम रकम दी गई। जरा सोचिए, 1995 के दौर में 50 लाख रुपए, और ये पैसे अजहरुद्दीन को आने वाली सीरीज में सही जानकारी देने के लिए दिए गए थे। बिल्डिंग द नेटवर्क। अब इन्हीं पेड मुलाकातों के जरिए MK ने धीरे धीरे कई देशों में कॉम्प्रोमाइज्ड खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा जाल बुन लिया था। इस रेफरल चेन पर एक नजर डालिए। ये करप्शन बिल्कुल एक वायरस की तरह फैल रहा था। अजय शर्मा ने पहले मनोज प्रभाकर को MK से मिलवाया। फिर प्रभाकर के थ्रू MK की पहुंच श्रीलंकाई स्टार अरविंदा डी सिल्वा और पाकिस्तानी खिलाड़ी सलीम मलिक तक हुई। इसके बाद अजय शर्मा ने ही अजहरुद्दीन से मुलाकात कराई, और फिर आखिर में अजहरुद्दीन ने हैंसी क्रोनिये को MK से मिलवा दिया। और यहां जो पैसा इन्वॉल्व था उसका स्केल इमेजिन करना भी मुश्किल है। क्रोनिये ने गवाही दी कि 1996 में कानपुर में MK ने उन्हें सिर्फ एक टेस्ट मैच हारने के लिए $30,000 का ऑफर दिया था।
बात यहीं नहीं रुकी। एक सिंगल वनडे मैच के लिए ये रकम $2.5 लाख तक नेगोशिएट की गई थी। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी रकम खिलाड़ियों तक कितनी आसानी से पहुंचाई जा रही थी। द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। जब दिल्ली पुलिस ने एमके के खिलाफ रेड अलर्ट जारी किया तो सीबीआई के दबाव में आकर उसने सरेंडर कर दिया। और फिर अक्टूबर 2000 में सीबीआई ने अपनी 75 पन्नों की एक बेहद एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पेश की, जिसने इस पूरे स्कैम के असली स्केल को बेनकाब कर दिया। इस सीबीआई रिपोर्ट ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला दिया। रिपोर्ट में 5 इंडियन खिलाड़ियों और पूरे 9 बड़े इंटरनेशनल स्टार्स के नाम शामिल थे। इंग्लैंड के एलेक्स स्टुअर्ट, वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा और ऑस्ट्रेलिया के मार्क वॉड जैसे दिग्गजों के नाम इसमें थे। ये कोई लोकल या छोटी-मोटी सट्टेबाजी नहीं थी, बल्कि जड़ों तक फैली हुई एक ग्लोबल क्राइसिस थी। इस रिपोर्ट में कई और खिलाड़ियों के स्टेटमेंट्स भी शामिल किए गए थे। इनमें सचिन तेंदुलकर का बयान काफी अहम था। सचिन ने सीबीआई को बताया कि उन्हें खुद ऐसा लगता था कि कप्तान के रूप में अजहरुद्दीन कुछ मैचों में अपना 100% एफर्ट नहीं दे रहे थे, खास तौर पर 1994 के कानपुर मैच में। द फ्रस्ट्रेटिंग लीगल आफ्टरमैथ। अब इतने सारे सबूत, वायर टैब्स, कन्फेशंस और सीबीआई की इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट, इसके बावजूद जो लीगल आउटकम निकला वो बहुत ही एंटी क्लाइमैक्टिक और निराशाजनक था। दरअसल उस वक्त इंडियन लॉ में मैच फिक्सिंग को लेकर कोई स्पेसिफिक रूल्स या कानून नहीं थे। अदालतें इस बात में कानूनी तौर पर कोई फर्क ही साबित नहीं कर सकीं कि कोई विकेट जानबूझकर फेंका गया था या फिर वो बस मैदान पर खिलाड़ी का एक खराब दिन था। खिलाड़ियों का इंटेंशन क्या था, इसे धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कोर्ट में साबित करना लगभग इम्पॉसिबल था। जब कोर्ट्स में क्रिमिनल चार्जेस साबित करना मुश्किल हो गया तो एक्शन लेने की पूरी जिम्मेदारी बीसीसीआई पर आ गई। बीसीसीआई ने कड़े कदम उठाते हुए अजहरुद्दीन और अजय शर्मा पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जबकि नयन मोंगिया को सबूतों के अभाव में क्लियर कर दिया गया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि ये सारे सबूत क्रिमिनल चीटिंग के लीगल थ्रेशोल्ड तक पहुंच ही नहीं पाए। अदालतों ने धीरे धीरे इन सारे बैन को पलट दिया। 2003 में जडेजा का बैन हट गया, 2006 में प्रभाकर का सस्पेंशन खत्म हो गया, 2012 आते आते अजहरुद्दीन का बैन भी उठ गया और 2014 में अजय शर्मा का भी। आखिरकार ये सभी खिलाड़ी कानूनी रूप से एकदम बेदाग होकर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आए। जो हमें इस एनालिसिस के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है, अगर इतने क्लियर वायर टैप्स और खुद खिलाड़ियों के कबूलनामे भी इन लोगों को सजा दिलाने के लिए काफ़ी नहीं थे, तो क्या आज भी स्पोर्ट्स की इंटेग्रिटी इस तरह के परफेक्ट क्राइम के सामने वल्नरेबल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की इस चकाचौंध के पीछे ये साया शायद हमेशा बना रहेगा।